नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। देश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की भी कमी है। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच अब लोगों की इस संक्रमण से जान भी जा रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचा कर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे। उनसे हम तमाम सवाल पूछेंगे, और आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कि लगातार नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल जो हैं वो आप पूछ सकते हैं कि अगर कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी या वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने सवाल। बुखार आना नए स्ट्रेन का लक्षण है। सूखी और लगातार खांसी होना भी नए स्ट्रेन का लक्षण है। थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण है। सिर दर्द होना भी इन लक्षणों में से एक है। डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण है, और ये नया स्ट्रेन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। जाहिर तौर पर कोरोना की दूसरी लहर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि सीधे इंसानी शरीर के लंग्स पर असर करती है, यानी फेफड़ों पर असर करती है। और इस वजह से ये तमाम सिम्टम्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इन तमाम सिम्टम्स को अगर आपको ऐसा लगता है कि तमाम सिम्टम्स आपको हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके तमाम जो सवाल हैं कोरोना या वैक्सीनेशन से जुड़े हुए, उसका सही और सटीक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे। यही मकसद है इस कार्यक्रम का। और कुछ ही देर में मेडिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे आपको कि इस कोरोना महामारी में कैसे आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर आप इससे संक्रमित हैं तो आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो ये तमाम सवाल अगर आपके जहन में भी आते हैं तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और कोरोना के नए स्ट्रेन और पुराने स्ट्रेन में क्या फर्क है, कौन कितना खतरनाक है, और कोरोना की तीसरी लहर जिसे बहुत ज्यादा बच्चों के लिए खासकर खतरनाक बताया जा रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, क्या वैक्सीनेशन लेने के बाद जो लक्षण दिखते हैं उस पर किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है, ये तमाम सवाल भी हम मेडिकल एक्सपर्ट से पूछेंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल आप हमारे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर हर किसी के मन में अलग अलग सवाल हैं। और खासकर अब जब वैक्सीनेशन जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तो उस दौरान भी कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर आपके जहन में कई तरीके की भ्रांतियां होंगी कि आखिरकार कौन सी वैक्सीन जो सही है, या फिर वैक्सीनेशन क्यों आखिरकार जरूरी है। ये तमाम सवाल जो हैं उन पर भी बात होगी। तो वायरस के नए रूप से बचाव कैसे करें वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क पहनना जरूरी है, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो खासकर साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना है। वायरल फीवर होने पे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हालांकि हर वायरल फीवर कोरोना नहीं है, लेकिन इसके सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, तो जाहिर तौर पर और कोरोना होने के बाद क्या सावधानियां आपको बरतनी है। डॉक्टर प्रशांत जुनेजा हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका जनता टीवी पर।
डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कोरोना का नया स्ट्रेन जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में सावधानियां बरतना भी जरूरी है, लेकिन अब थर्ड वेव की बात आ रही है, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? चलिए, लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर प्रशांत जुनेजा, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम आपसे करते हैं ताकि हमारे जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी आपसे सवाल जो है पूछ सकें, और हमारे भी कुछ सवाल हैं जिनके जानकारी हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, और जाहिर तौर पर कितना ज्यादा खतरनाक ये नया स्ट्रेन है, क्योंकि हालांकि अभी संक्रमण जो दर है उसमें बहुत हद तक कमी आई है, बावजूद इसके खतरा टला नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि जो फर्स्ट वेव थी कोरोना की, उसके बाद हालात सुधरे थे, लगा था ऐसा कि कोरोना जो है खत्म हो चुका है, लेकिन एकाएक मामले बढ़े और कोरोना वायरस म्यूटेट होकर ये दूसरी वेव में जब ये आया तो और भी ज्यादा खतरनाक था। हवा के जरिए भी ये संक्रमण और तेज हुआ है। डॉक्टर प्रशांत जुनेजा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे, लेकिन नया जो स्ट्रेन है कोरोना का खतरनाक है, लेकिन अब उस पर से अभी से तीसरी वेव की भी बात आ रही है कोरोना की, कितनी खतरनाक? जी देखिए, पहली चीज हमें तीसरी वेव की वेट नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली वो खतरनाक होगी, और कहा जा रहा है कि इन्फेंट्स को ज्यादा, यानी कि बच्चों को ज्यादा असर करेगी। जैसे पहले बड़े बुजुर्ग थे हमारे, उसके बाद यंगस्टर्स हैं, काफी जैसे मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। थर्ड वेव के अंदर कहते हैं कि बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी और दिक्कत बढ़ेगी। उसकी वेट ना करें जाए, हम सब अभी से इस चीज पे प्रिपेयर हो कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव आ ही ना पाए हमारे पास जी। तो डेफिनेटली डबल फेस मास्क आजकल IMA रिकमेंड कर रही है, IDA रिकमेंड कर रही है, तो हमें प्रिकॉशन से ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम थर्ड वेव की वेट करें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर डॉक्टर प्रशांत, लेकिन कई केसेस जो है उसमें कोरोना के जो नया वेरिएंट है उसका भी जिक्र हुआ है, वो भी नए वेरिएंट जो है कोरोना का वो मिला है। जाहिर तौर पर क्योंकि कभी भी अगर वायरस म्यूटेट होता है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसा कि इस साल 2021 में देखने को मिला है, तो खतरा और बढ़ेगा। यानी कि डेफिनेटली अगर प्रिकॉशन ना ली गई, म्यूटेशन होती रहे इस तरह, तो खतरा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वायरस को हम स्टॉप सिर्फ इस चीज से कर सकते हैं कि वैक्सीन लग जाए। हर एक को एक एक बार होना ही होना है हर्ड इम्यूनिटी, अगर हमने सोचा हो तो वही चीज अब हो रही है। वैक्सीन के बाद जैसे US में कह दिया गया कि आप फेस मास्क वैक्सीन के बाद उतार सकते हैं, उसका सिंपल इम्प्लीकेशन ये है कि एक एक बार अगर सबको हो गया, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, हमारी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो उसका चांसेस ऑफ फेटेलिटी जो होता है, प्रॉब्लम जो होती है, सिम्टम्स होते कम हो जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, देवनाथ जी हैं दिल्ली से। जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाय डॉक्टर प्रशांत, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आजकल बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे कि ब्रेड मत खाओ, फ्रिज में ये सब कुछ, मतलब एवरीथिंग शुड बी फ्रेश, राइट? व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सो शुड वी स्टॉप ईटिंग ब्रेड? शुड वी स्टॉप ईटिंग एनीथिंग केप्ट इन द फ्रिज? देखिए मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि फंगस ने एक बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया है हमारे उसके अंदर, जिसकी वजह से ये सब मैसेज अपना सब रिसीव कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो फंगस हम आ रही है, म्यूकोरमाइकोसिस जो है म्यूकोरमाइट से होती है, 2 तरह के हैं, तो उससे क्या लाभ है और क्या हानि है। नॉर्मली फंगस जो है हमारे एनवायरमेंट के अंदर है, स्पोर्स हैं जिसको हम सूंघते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं, कई बार हार्मफुल नहीं भी होते हमारे लिए वो। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेड खाने से कोई ट्रबल आ जाएगी, या यदि हाँ वो स्टील ब्रेड है, पुरानी ब्रेड है, उसको फंगस ग्रो करिए, अगर उसको कोई खाता है डेफिनेटली इट विल बी हार्मफुल, वेरी मच हार्मफुल। आप उसको सीधा कंज्यूम कर रहे हैं एक खराब चीज को। एक्सपायरी डेट जरूर चेक करके लें, गीली ना हो, ये सब चीजों का आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जी, मेन एक्सपायरी डेट है, उसके ऊपर कुछ ग्रीन या कुछ व्हाइट कलर का कुछ पैचेज अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो ब्रेड ना खाएं। जी, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, जगदीश जी हैं सिरसा से। अपना सवाल पूछिए आप। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये वैक्सीन लेने के बाद में कितने टाइम बाद तक ये एंटीबॉडी बन जाती है? जगदीश जी, बॉडी पर डिपेंड करता है। एंटीबॉडीज की जो फॉर्मेशन है वो 22 दिन में हमारी शुरू होती है। जी सर। जी जी,
और ये जो एक कोरोना का संक्रमित होता है उसके बाद यही कहते हैं कि आपको अगले 2.5 से 3 महीने तक कोई भी वैक्सीन नहीं लेनी है, ताकि एंटीबॉडीज आपके पास जो पहले से हैं वो डिप्लीट हो जाए, वो डाउन हो जाए, उसके बाद आप वैक्सीन लगवाएं। जी जगदीश जी, कोई और सवाल? हाँ जी, एक सवाल और है जी। कोविड से उबरने के बाद कितने टाइम तक खतरा रहता है? डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि ये सवाल अमूमन पूछा जाता है कि दर्शकों के मन में भी है कि आखिरकार अमूमन कितने दिनों तक ये खतरा जो है वो और बना रहता है कोविड से ठीक होने के बाद? आपकी अंजलि आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। जी सर, सवाल यहाँ पर जगदीश जी ने एक पूछा था, वो मैं आपसे आगे पूछते हुए कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी हैं यमुनानगर से। जी सवाल पूछिए आप अपना। चल लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ श्याम सुंदर जी कॉलर जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, सवाल पूछिए आप अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। गुजारिश ये है कि एक बच्चा है 9 साल का जी, और तकरीबन वो फ्रिज का पानी स्कूल में पी जाए या ठंडा पी जाए तो उसको जब बार बार रिपीट हो जाता है निमोनिया। तो इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक अबाउट इट? उस बच्चे के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए निमोनिया से बचाने के लिए बच्चे को? आप ये पूछना चाहते हैं? आप पूछना, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी। श्याम सुंदर जी, आपका सवाल आप पूछिए। क्या निमोनिया से कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं। डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि बच्चों की अक्सर आदत यही होती है कि बाहर से आना, खेल कूद के आना, ठंडा पानी पी लेना, उसके बाद निमोनिया या वायरल फीवर, और जाहिर तौर पर कोरोना का जो पहला सिम्टम है वो इन्हीं सबसे शुरू होता है। तो कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, फ्रिज का पानी आजकल जो डॉक्टर शुरू से कह रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए आप। बॉडी का टेम्परेचर और एकदम से चेंज होगा तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पानी खराब है तो ही दिक्कत आएगी, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। निमोनिया कभी भी ठंडा पानी पीने से, गर्म पानी पीने से नहीं होता है, इन्फेक्शन से होता है जी। और जहां तक रही कोविड की बात, कोविड इज अ वायरल इन्फेक्शन, वो वायरल इन्फेक्शन है, नहीं बैक्टीरियल है, तो ठंडा पानी उस पर कोई असर नहीं करेगा। बिल्कुल। मगर फिर भी डॉक्टर्स की सलाह ये है कि बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए इस वक्त। स्टीम रेगुलर लें, मेन जो बचाव के लिए है वो स्टीम रेगुलर लें। जी डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि इससे पहले कॉलर थे, उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि अगर कोरोना से ठीक हो जाते हैं उसके कितने दिनों तक ये खतरा जो है वो बना रहता है कोरोना दोबारा से होने का, क्योंकि अक्सर कई केसेस में ऐसा देखा गया है। 2 से 3 महीने तक एंटीबॉडीज हमारी डेवलप रहती हैं, जिसके दौरान हमें नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ पक्का कहा नहीं गया है। कोई थ्योरी दी, अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं आए हैं किसी भी तरीके से कि 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, बट जनरली एज पर द बुक्स, एज पर द लिटरेचर ये कहा जा रहा है कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज आपके पास रहती हैं, उसके बाद दोबारा से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो एंटीबॉडीज आपकी डाउन होती हैं। तो जी डॉक्टर प्रशांत, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं लोगों में, क्योंकि लोगों के सवाल जो जिस तरीके से आते हैं कि हमने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज भी हम लेंगे, लेकिन क्या हम अपने आप को सुरक्षित पूरी तरीके से महसूस करें, कोरोना अब हमें नहीं होगा? ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में उठता है हमेशा। जी देखिए, एक मिथ है कि हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हमें दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, हमें कोरोना नहीं होगा। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन जैसे आप बचपन में टाइफाइड की लगवाते थे, बीसीजी लगवाते थे, और तरह की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की लगवाते, तो वैसे इसकी भी आप एक वैक्सीन लगवा रहे हैं ताकि आपके सिम्टम्स जो बहुत ग्रॉस ना हो, आपको बहुत ज्यादा समस्या ना आए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना कभी होगा ही नहीं। प्रिकॉशंस आपको फिर भी लेने ही लेने हैं उसके अगेंस्ट। वो जो आपके सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है या कोई और ऐसी दिक्कत है, वो नहीं आएगी। अदरवाइज कोविड होने के चांसेस पूरे हैं उसके बाद भी, वैक्सीनेशन के बाद भी। जी बस फर्टिलिटी जो है आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। वैक्सीनेशन में पर्पस ये है कि बॉडी में पहले से ही उसके वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे डेवलप हो जाए ताकि प्रबल ना बढ़े हमारी। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज है जगाधरी से। जी नीरज जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ जी। मैडम, मेरा सवाल मेरे लिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं जो भी पूछूंगा कि उसका जवाब मैं मुख्यमंत्री से लेना चाहता हूँ। हमारे जो रहने के मुख्यमंत्री है, जनता टीवी के माध्यम से मेरा सवाल है कि मैडम, मैं यमुनानगर में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ। सिर्फ मैं 10वीं पास, उस आगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा वेतन 8,000 रुपये है। मैं 8,000 में ना तो अपने घर का खर्चा चला सकता हूँ, ना अपने बच्चों को पाल सकता हूँ।
मेरा वेतन 18,000 रुपए क्यों नहीं घोषित होता वहाँ, जिसके पास में लग रहा है डायरेक्टर सर के पास मैनेजमेंट का वेतन 2-2, 3-3 लाख रुपए है, वे निकालने की धमकी देते हैं। सरकार हम गरीबों की ये और एक कोरोना को लेकर सवाल हम चाह रहे हैं कि आप लोग कोरोना को लेकर सवाल पूछें, और आप तमाम दर्शकों से यही अनुरोध है, क्योंकि आज का जो हमारा मुद्दा यही है कि कोरोना संक्रमण को लेकर जो अभी फिलहाल आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मलखान सिंह जी हमारे साथ झज्जर से जुड़ गए हैं। जी मलखान सिंह जी, अपना सवाल पूछिए आप। मलखान सिंह जी सवाल पूछिए सर अपना। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है मैम कि गांव के अंदर जब भी कोई टीम आती है टेस्ट के लिए, कोरोना की टेस्ट के लिए, तो उस समय लोग भागते बहुत है उस टीम से, नहीं ये हम कोरोना हम जानबूझ के निकाल देंगे। तो डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि गांव वालों को कुछ समझाएं इसके बारे में। जी देखिए, कोरोना टेस्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है, आपके गांव में आ रही है, तो उनको कुछ इससे प्रॉब्लम उनका क्या सॉल्व होगा ताकि आप लोग बीमार न पड़े, आगे आपके लिए समस्या कुछ न बढ़े। किसी भी तरीके से सरकार को इसमें और कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, सिर्फ आप ही के लिए ये सब टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आगे आपके परिवार सुरक्षित रहें और आप भी सुरक्षित रहें, सब बचे रहें, ये बीमारी और ना फैले। क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे बाकी सब दिक्कतें होती हैं वो एक से दूसरे को नहीं होती है, बट ये ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे इंसान की तरफ जा रही है, कंटेजियस है ये। तो कंटेजियस बीमारी को रोकने के लिए ये सब हो रहा है कि अगर डिजीज हो रहा आगे समस्या और ना बढ़े। मैं सबसे अनुरोध ये करूंगा कि टेस्टिंग अपनी पूरी कराएं। जहां पे भी आपको कोई लगता है कि आपको तकलीफ, आपको बुखार आ रहा है, आपको सांस लेने में समस्या आ रही है, अपनी टेस्टिंग कराएं। ये कोई ऐसी बीमारी है जिसको आप खुद चाहते ला रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो सीधा कहूंगा कि जैसे HIV है, वो बीमारी आप किसी न किसी तरीके से अपने पास खुद बुला रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। ये ऐसी बीमारी जिसको आप इन्वाइट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे और आपकी वजह से दूसरों को भी ना हो। तो टेस्टिंग करानी बहुत बहुत जरूरी है। तो आप सब अपना टेस्ट बिल्कुल टाइम पे कराएं, जिसको भी तकलीफ होती है अपना टेस्ट टाइम पे कराएं जी, इस चीज को अवॉइड ना करें। एक और कॉलर हमारे साथ हिमाचल मंडी से जुड़ गए हैं, नागेंद्र जी हैं, अपना सवाल पूछिए। अंजलि जी नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी जी मैडम, मेरा सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश एक नमी वाला प्रदेश है जी, और यहाँ पर हर जगह जहाँ भी नमी होती है वहीं पर ये फंगस और फफूंद ये होती है जी, कहीं नीली, कहीं पीली, कहीं काली। तो अचार में, ब्रेड में तो होती ही है, लेकिन मिट्टी और पेड़ पौधों पे भी अक्सर नमी होती है। तो इसकी वजह से भी कई बार हमने ये देखा है कि उनके साथ बिना प्रिकॉशंस के कभी हाथ अगर नाक मुंह से पहले भी लग जाता था, तब भी थोड़ी नाक में जो है वो जुल मतलब जिसको बोलते हैं ना, एलर्जी टाइप हो जाती थी। तो अब इससे बचने का हमारे पास क्या साधन है? क्या खेतों में भी काम करना मुश्किल हो जाएगा, बागबानों को समस्या हो जाएगी उसकी? वैसे तो स्प्रे होती है जी जमीन में, पेड़ पौधों पे, बाकी जगह, लेकिन ये तो हर जगह मौजूद होती है। तो इस फंगस से कैसे बचा जाए और इसमें और उस फंगस में क्या फर्क है? जय हिंद जी। मैं बहुत देर से इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि अब फंगस के बारे में बात करें, क्योंकि लोग काफी ज्यादा कोविड से ज्यादा फंगस से डरे हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा है कि फंगस हर जगह है, सॉइल्स में होती है, मिट्टी में है, हमारे पत्तों के ऊपर होती है, हर जगह ये पाई जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर मैं इससे बैठा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ तो ये मेरे क्लिनिक एनवायरमेंट में हो सकता है फंगस से ही प्रेजेंट हो। नॉर्मल मुझे ऐसे अगर मैं सांस लेता हूँ तो मुझे वो इन्फेक्ट नहीं करेगी, कोई समस्या नहीं आएगी, जब तक मेरी बॉडी की इम्यूनिटी लो नहीं है। अब रही जो प्रिकॉशंस की बात है, प्रिकॉशंस में ये है कि इस वक्त जैसे हालात खराब हैं तो जो हमारी गीली मिट्टी है या फिर पक्षियों के मल और मूत्र हैं, उन सब चीजों को हम ना छुएं। और मिट्टी का हम काम नहीं छोड़ सकते हैं, हमारा काम वो है। तो डेफिनेटली ग्लव्स पहनना जरूरी रहेगा और साथ में फेस मास्क पहने ताकि वो आप इनहेल ना कर पाए फंगस किसी भी तरीके से। और यदि इनहेल हो भी जाती है तो नॉर्मल इंसान को एक लेवल तक को कोई दिक्कत नहीं करती है, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज्यादा डायबिटीज आपको हो, अनकंट्रोल डायबिटीज हो आपको, उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो, ऐसी कोई दिक्कत आपको, बीमारी हो, कोई कैंसर पेशेंट हो या किसी का कोई पर्टिकुलर एक किडनी जैसे ट्रांसप्लांट हो गया, कोई और ऐसी बीमारी लगी हो जो क्योर ना हो रही हो। दूसरी चीज ये है कि जो पेशेंट स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं फंगस को कांटेक्ट करने के और समस्या आने के। अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में जैसे आप और मैं बैठे हैं या हम वहां से निकल भी रहे हैं तो हम इतना अफेक्ट नहीं होगा। फंगस हमारी बॉडी में ऑलरेडी ग्रो करती है, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हो जाए तो दिक्कत आती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। सिरसा से एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, जगदीश जी हैं, अपना सवाल पूछिए सर। अब मैडम, पहले वो सवाल मेरा बीच में रह गया था,
कोविड से उबरने के बाद कितने टाइम तक ब्लैक फंगस का खतरा बना रहता है? ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर सवाल यहाँ पर है डॉक्टर प्रशांत, कोरोना से उबरने के बाद, क्योंकि अक्सर अभी यही देखा जा रहा है कोरोना से उभरे मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा काफी ज्यादा सता रहा है, कई केसेस भी आए। जैसे वायरस जैसे से हम रिकवर हुए हैं, डेफिनेटली हमारी बॉडी उससे वीक हो गई है, इम्यूनिटी भी हमारी वीक हो गई है। कुछ समय तक तो हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे ताकि हम इन सब चीजों से बचे रहें। जैसे मिट्टी को ना छुए, मैंने अभी भी जिक्र किया, मिट्टी को ना छुए, हम किस तरह के पत्ते गीले हैं उसमें जुड़े, जहाँ पे गीली लकड़ी पड़ी है पुराने समय से, या फिर जो बिल्डिंग है जहाँ पानी भरा हुआ है उस जगह पे ना जाए, वहां हमें प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने की जरूरत है। एटलीस्ट अगले जब तक ये वायरस का कोविड का जो संक्रमण है खत्म नहीं हो रहा, तब तक तो हमें प्रिकॉशन डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। बट कुछ नहीं कहा जा सकता कि मतलब कब तक, कोई समय निर्धारित नहीं है इसके ऊपर कि 1 महीना या 2 महीने या 6 महीने तक हमें प्रिकॉशन लेनी पड़े। डेफिनेटली इम्यूनिटी इंक्रीज होने में वायरस के बाद टाइम लगेगा बॉडी को। नियमित रूप से एक्सरसाइज कर अपना ध्यान रखें। प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है झज्जर से। जी प्रीति जी, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्कार मैम जी। मैं है ना जी 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव थी और मेरे है ना अब टॉन्सिल हो रखे हैं जी साइडों, मेरे गले में काफी दर्द है जी मेरे को जी। 5 तारीख से जी, ठीक है। तो यही समस्या है इनकी डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि इन्हें अभी फिलहाल इसको लेकर काफी कंफ्यूजन है कि टॉन्सिल्स दोबारा क्यों हो रहे हैं, यही सवाल है आपका? हाँ जी। आप कोरोना से ठीक हो चुकी थी? हाँ जी। जी डॉक्टर प्रशांत। सबसे पहली चीज 5 मई को अगर आपको कोरोना हुआ है तो अभी हमें लगभग 20 दिन हो चुके हैं हमें। मेरे गले में जी दर्द है, गले में दर्द है जी। आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलिए और चेकअप कराइए। अगर आप सबसे पहले आपको आरटी-पीसीआर अपने टेस्ट कराना चाहिए कि आप नेगेटिव हुए कि नहीं हुए हैं। यदि आप नेगेटिव हो गए हैं तो उसके बाद आपको ये टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, यानी कि ये इससे आपका सूजन आ रही है, यहाँ दर्द है आपको गले में, तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। ये कुछ दिन के लिए और वेट करें, सिर्फ गरारे करें, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे करें और स्टीम लें, उससे भी आपको फर्क पड़ जाएगा। 1 हफ्ता और अभी वेट करें। डॉक्टर प्रशांत, यही इसी बात का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना के बाद ये जो आफ्टर इफेक्ट है वो लोगों को ज्यादा डरा रहा है कि अब तो चलिए कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा अलग तरीके से, और अब ऊपर से ब्लैक फंगस का। राजकुमार एक हमारे से कॉलर जुड़ गए हैं रोहतक से। जी राजकुमार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये सवाल ये है कि मतलब जैसे डॉक्टर साहब, हेलो जी जी सुन रहे हैं आप, सवाल पूछिए सर। हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे हम मास्क लगाते हैं, ठीक है जी, और हम मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है जी, और फिर हम मास्क लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे अंदर जाती है जी, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रशांत, मास्क लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाती है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका क्या? ये सवाल उनका है। देखिए, जब आप हवा बाहर फेंक देते हैं उसके बाद दोबारा हवा खींचते हैं तो लंग अपने आप उसके अंदर हवा में से पर्टिकुलर जितना ऑक्सीजन उसमें होता है अपने आप उसको सैचुरेट कर देता है। तो इसकी खास कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड पूरा इनहेल नहीं करते हैं दोबारा से, उससे तो और गैसेस भी होती है जो लिबरेट हो जाती है और हवा अपनी जगह से निकल जाती है। मास्क लगाने का मेन ये है कि जो आपको थूक आ रहा है या हम सांस छोड़ रहे हैं उसके अंदर पार्टिकल्स आ रहे हैं वायरस के, वो फिल्टर होकर बाहर निकले, किसी और को इन्फेक्ट ना करें। अदरवाइज एयर को आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर छोड़ रहे हैं तो पूरी तरह से उसको रोक नहीं सकते हैं, और दोबारा खींचते हुए ऐसा नहीं कि आप पूरी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाएंगे। हवा को रोका नहीं जा सकता है जब तक वो एक क्लोज चैम्बर में ना हो तब तक। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल है दर्शक हमारे साथ। अपना सवाल पूछिए आप। हेलो जी, सवाल पूछिए सर। मैम, मेरे को कोरोना आया था 21 अप्रैल को, उसके बाद 5 तारीख से हम ठीक है, 5 मई से, और मैंने कोवैक्सीन ले रखी थी, फर्स्ट डोज 13 अप्रैल को ली थी। उसके बाद कब लेनी है? जी, आपने 13 अप्रैल को अपनी फर्स्ट डोज ली थी। डॉक्टर इस वक्त गवर्नमेंट के हिसाब से कम आपको जो है 22 दिन से लेकर 48 दिन का गैप चाहिए, और न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से वो गैप जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो अपने स्टेट में एक बार देखिए वो कहाँ अवेलेबल है और कितनी गैप पे लगा रहे हैं। जी, अरविंद जी हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं कॉलर। जी अरविंद जी, सवाल पूछिए आप अपना। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। और फिलहाल डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि
खबरें ऐसी भी आ रही थी जिस तरीके की ज्यादा स्टेरॉइड्स होने की वजह से भी ब्लैक फंगस का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उन पेशेंट को जो कि कोरोना से होते हैं। जी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरडी शर्मा जी हैं सोनीपत से, उनका सवाल ले लेते हैं। आरडी शर्मा जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जी, सवाल पूछिए सर। हम जब हम वैक्सीनेशन सेंटर जाते हैं ना डॉक्टर साहब जी, तो वहाँ पर आरडी शर्मा जी सवाल पूछिए सर अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब हम वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं तो या तो वहाँ पर एक मास्क लगा कर सबको एक ही मास्क से चेक किया जाता है जी, या फिर बगैर उसके ग्लव्स के चेक किया जाता है, या बगैर या फिर एक ग्लव्स लगाया जाता है वैक्सीनेशन सेंटर में। हेलो सवाल सर, आपका सवाल कोरोना को लेकर क्या है, आप वो बताइए। हाँ जी, हम ये पूछ रहे हैं कि जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं या हम टीवी देख रहे हैं तो या तो वहाँ जो वैक्सीनेशन लगाने वाला स्टाफ होता है वो एक ग्लव्स आपका सभी को चेक करता है या फिर बगैर ग्लव्स के चेक करता है, जबकि हमारा तो यही है जी कि भाई उससे भी तो क्या कहते हैं, ये फैलना खतरा रहता है कोरोना। जी जी, मुझे सवाल समझ नहीं आया। ठीक है, हम दोबारा कोशिश करते हैं अगर वो जुड़े। राजेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जीन से। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम जी, मैं ये पूछ रहा था कि मुझे 6 मई को टीका लगवाया था कोविशील्ड जी, और उन्होंने टाइम दिया था जी 45 दिन का, और अब अपना ये गवर्नमेंट ने कर दिया कि 12 से 16 हफ्ते। लेकिन आज के पेपर में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने दे दिया कि मतलब 28 दिन तक। तो क्या इसमें भारत सरकार भी कोई सोचेगी कम करने की टाइम, या उसी टाइम पे लगवाना पड़ेगा? जी डॉक्टर प्रशांत। देखिए जी, ये एक इंटरली गवर्नमेंटल डिसीजन है कि कितना गैप उसके बीच में होना चाहिए। डेफिनेटली स्टडीज अभी भी चल रही हैं इसके ऊपर कि कितना गैप होना चाहिए, कितने टाइम में एंटीबॉडीज आपकी डेवलप होंगी। तो हमसे ज्यादा बेहतर, मैं ये कहूँगा, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसी हिसाब से सारे रूल्स फॉलो करिए जिस तरह आपको डेट दी जा रही है। अगर वो आपका गैप इंक्रीज करे तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा जी, ताकि एंटीबॉडीज प्रॉपर डेवलप हो सके। एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, बसंत जी हैं पंजाब से। जी, अपना सवाल पूछिए सर आप। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जी डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता, मेरे को टाइफाइड बुखार है, मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? टाइफाइड बुखार है, वैक्सीन ले सकता हूँ, ये इनका सवाल। नहीं, इस वक्त आप नहीं ले सकते वैक्सीन, नुकसान करेगी आपको। जी, उम्मीद करते हैं आप तमाम दर्शकों को आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिले होंगे। डॉक्टर प्रशांत, मेरा सवाल वही था, स्टेरॉइड्स की ज्यादा मात्रा कितना खतरनाक यहाँ पर हो सकती है कोरोना पेशेंट्स के लिए? देखिए, नॉर्मली पेशेंट्स जो हैं कोविड के बाद से जो हॉस्पिटलाइज हुए, जिनकी कंडीशन जरा वर्स हुई है, वो स्टेरॉइडल थेरेपी पे गए हैं। डेफिनेटली अगर स्टेरॉइड्स देते हैं तो हमारी इम्यूनिटी वीक होती है उस पर। जी, उन केसेस के अंदर जो हमारे फंगस के चांसेस हैं कांटेक्ट में या फिर हमें ट्रेवल करने के बढ़ जाते हैं वो जी। तो डेफिनेटली प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी उनको हर तरीके से। अगर आप स्टेरॉइड पे हैं, स्टेरॉइडल थेरेपी पे हैं किसी भी तरह की, और उसके अलावा भी कोई दवाई ले रहे हैं, तो डेफिनेटली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, सबसे पहला जो खतरा है वो डायबिटीज का है। दूसरा ऐसा है कि जो पेशेंट्स जिनको कोई और बीमारी पहले से चल रही है, जैसे थायराइड भी हो गया, या उसके अलावा और कोई बीमारी या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ और समस्या है, तो डेफिनेटली वो एक ट्रबल में रहेंगे। उनको फंगस से डेफिनेटली प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कविता जी है रोहतक से। जी कविता जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते जी। मैडम को जैसे कल शाम को बिल्कुल ठीक थी, कोई लक्षण नहीं किसी तरह के भी, और रात को एकदम से मेरे नाक रुक गए, बिल्कुल सूख गए हवा में, और गले से सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा मतलब क्या लक्षण है इसका, ये क्या प्रॉब्लम है मैडम? जी हाँ जी। आपको कोविड कब हुआ था? मेरे को कोविड नहीं था सर, बस कल ही मेरे को रात को एकदम से बहुत मतलब नाक बिल्कुल ऐसे हो गए सख्त और सूख गए, और गले से मेरे को सांस लेने में फिर दिक्कत हो रही थी बार बार, और सीने में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था, क्रॉस ले रही थी तब भी पेन हो रहा था। बस वो रात को ही था खुद से ऐसा 2-3 घंटे के लिए। तो आपकी समस्या आपको नहीं है? हाँ तो अपने आसपास एक ऑक्सीमीटर को जांच कीजिए, कहीं वो 95 से नीचे तो नहीं आ रहा है,
वो 97 या 98 पे है कि नहीं, सिर्फ वो जांच कीजिए। अगर उसके अलावा आपको कोई दिक्कत आती है या दिक्कत समस्या दोबारा आती है कि नाक में आपको जुकाम बहुत ज्यादा लग रहा है या बुखार आपको तेज आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। काफी सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि सिम्टम्स कम होते हैं बट वो पेशेंट फिर भी कोविड पॉजिटिव है। जी। तो आप अब जाकर अगर 2 दिन और इंतजार कीजिए, यदि आपको लगता है कि फीवर आपको दोबारा आ रहा है, कोई समस्या दोबारा आ रही है, तो अपना कोविड टेस्ट कराइए। जी। एक और कॉलर कुलदीप कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, सवाल पूछिए आप अपना। सत श्री अकाल डॉक्टर जी। सत श्री अकाल। मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है और ना चेस्ट में ना कभी कभार पेन होता है। जी। आगे इसके डॉक्टर देखिए, मेरे ना सिर में पेन हो रहा है और ना चेस्ट में ना जैसे कभी कभार दर्द होती है। जी। वजन कितना है आपका और उम्र कितनी है आपकी? वजन एज तो है मेरी 48। हाँ जी। वेट है 37। हाँ सॉरी, कितना? 37 वेट। 37 वेट है आपका? हाँ जी। उम्र है मेरी 48। जी जी। कोविड की वजह से ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। आप अपने जो आसपास डॉक्टर से उनसे मिले थे। जी। हाँ जी। चलिए, आप तमाम दर्शकों को आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत जुनेजा अपना समय देने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।